नमस्कार। आज की हमारी तीसरी और महत्वपूर्ण चर्चा में आपका स्वागत है, जो विशेष रूप से यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए तैयार की गई है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कथन याद आता है, सब कुछ जितना संभव हो सके उतना सरल बनाया जाना चाहिए, लेकिन सरल नहीं। और आज का हमारा विषय कुछ पैसा ही है। बाहर से देखने में शायद सरल लगे कि पार्टियों को चंदा कहाँ से मिलता है, लेकिन जब आप इसकी परतें खोलते हैं तो ये बहुत जटिल हो जाता है। बिल्कुल। और आज हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख के आधार पर इसी जटिल दुनिया में उतरेंगे। हम बात करेंगे कि भारत में पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले चंदे की दुनिया कैसे कह सकते हैं कि पूरी तरह बदल गई है। हाँ, खासकर सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करने के फैसले के बाद। तो हमारा मकसद यही समझना है कि राजनीतिक चंदे का सारा प्रवाह अचानक एक ही दिशा में क्यों मुड़ गया है, और एक लोकतंत्र के तौर पर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। जी, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ आंकड़ों से, जो सच कहूं तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, बेहद चौंकाने वाले हैं। तो लेख के अनुसार 2024-25 में, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 6088 करोड़ रुपए का चंदा मिला। और ये कुल राजनीतिक चंदे का लगभग 85% है। 85%? जी, और इसे सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए उसी समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को महज 522 करोड़ रुपए मिले, मतलब कुल चंदे का 7% से भी कम। 7%? और ये उनके लिए पिछले साल के मुकाबले 54% की भारी गिरावट है। एक मिनट, एक तरफ 85% और दूसरी तरफ 7%? ये अंतर तो जमीन आसमान का है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा था? मेरा मतलब है, इलेक्टोरल बॉन्ड के समय क्या स्थिति थी? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड योजना चल रही थी, तब भी बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिलता था, इसमें कोई शक नहीं। कुल 16,308 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स में से बीजेपी को मिले थे 8,252 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 51%। ठीक है, 51%, जो बहुमत है, लेकिन फिर भी बाकी का 49% कहाँ जा रहा था? वो बाकी का लगभग आधा हिस्सा विपक्षी दलों को जा रहा था। क्या? कांग्रेस को 12%, टीएमसी को 10.5%, बीआरएस को 8.6% और भी कई पार्टियों को चंदा मिल रहा था। अच्छा। तो एक तरह का संतुलन था। मुकाबला भले ही बराबरी का ना हो, पर विपक्ष कह सकते हैं कि खेल में बना हुआ था। और 2024-25 में ये संतुलन पूरी तरह से टूट गया। हाँ, खेल लगभग एक तरफा हो गया। तो फिर बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड के हटते ही ऐसा क्या बदल गया कि कंपनियों ने विपक्ष को पैसा देना लगभग बंद ही कर दिया? इस फर्क को समझने के लिए हमें फंडिंग के मनोविज्ञान को समझना होगा। बॉन्ड से पहले चंदा देने के दो मुख्य तरीके थे। क्या थे वो? एक था इलेक्टोरल ट्रस्ट, जो पूरी तरह पारदर्शी था। किसने पैसा दिया, किसको मिला, सब सार्वजनिक होता था। और दूसरा, जो ज्यादा प्रचलित था, वो था 20,000 रुपए से कम का नकद चंदा। अच्छा, जिसमें डोनर का नाम गुप्त रहता था। बिल्कुल। और ज्यादातर फंडिंग इसी अपारदर्शी तरीके से होती थी। और इलेक्टोरल बॉन्ड ने एक बीच का रास्ता दिया था ना? हाँ, बॉन्ड ने एक तीसरा तरीका दिया, जिसमें पैसा बैंकिंग चैनल से आता था, पर दानदाता की पहचान गोपनीय रखी जाती थी। अब बॉन्ड खत्म होने के बाद हम वापस पूरी तरह से पारदर्शिता वाले दौर में आ गए हैं। लेकिन इसका नतीजा अप्रत्याशित रहा है। जी। नतीजा ये है कि भारतीय कंपनियां, चाहे छोटी हो या बड़ी, वो सत्ताधारी दल से सीधे टकराव का जोखिम नहीं लेना चाहती। लेख इसी डर की तरफ इशारा करता है। उन्हें डर होता है सरकारी ठेकों का, सब्सिडी का, और सबसे बढ़कर प्रशासनिक या जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों का। तो ऐसे माहौल में विपक्ष को खुले तौर पर चंदा देने का मतलब है सत्ताधारी दल को सीधे सीधे नाराज करना। हाँ, बिल्कुल। और कौन ये जोखिम लेना चाहेगा? तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन मनी जैसा मामला हो गया कि अगर आप सत्ताधारी पार्टी के साथ नहीं हैं तो आपका बिजनेस मुश्किल में पड़ सकता है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। लेख का तर्क यही है, और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें इलेक्टोरल ट्रस्ट के आंकड़ों में मिलता है। हाँ, ये बात तो वाकई कमाल की है। लेख में बताया गया है कि चाहे वो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट हो, या प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट जिसे टाटा ग्रुप चलाता है, या फिर न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट जिसे महिंद्रा ग्रुप मैनेज करता है। हाँ, 2024-25 में इन सभी ने अपना लगभग सारा चंदा, मतलब करीब करीब 100%, सिर्फ बीजेपी को दिया। जी, और ये तब हुआ जब 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 36.6% वोट शेयर मिला था।
तो एक तरफ 36.6% वोट शेयर, और दूसरी तरफ लगभग 85% कॉर्पोरेट चंदा। ये असंतुलन ही यही पूरी कहानी कहता है। लेकिन यहीं पर इस कहानी में एक विडंबना भी है। ये पूरी लड़ाई इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करने की जो मुहिम थी, वो तो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के नाम पर लड़ी गई थी। बिल्कुल। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर और कांग्रेस ऐप जैसी विपक्षी पार्टियों ने ही इसका झंडा उठाया था। हाँ, और यही इस मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सुप्रीम कोर्ट ने योजना को असंवैधानिक करार दिया, दानदाताओं की सारी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया। विपक्ष ने इसका जश्न भी मनाया था। बहुत जश्न मनाया। उन्हें लगा कि इससे सत्ताधारी दल के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला, कोई क्विड प्रो क्वो का सबूत सामने आएगा। पर ऐसा कुछ बड़ा मामला तो सामने नहीं आया है ना? नहीं, कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया जो चुनावी नैरेटिव को बदल पाता। इसके बजाय हुआ ये कि उनकी खुद की फंडिंग की नब्जी कट गई। और लेख यहाँ एक बहुत ही चुभता और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बात से असहज थी कि बॉन्ड के तहत दानदाता की पहचान गोपनीय होने की वजह से लगभग 50% चंदा विपक्ष को जा रहा था? अच्छा। और क्या एडीआर और विपक्ष पारदर्शिता की अपनी लड़ाई में अनजाने में बीजेपी के ही उस उद्देश्य को पूरा करने का माध्यम बन गए? मतलब जिससे सारी फंडिंग एक ही जगह केंद्रित हो जाए। बिल्कुल। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जिस हथियार से विपक्ष सत्ताधारी पार्टी पर वार करना चाहता था, वो घूमकर उसी पर चल गया। लेख का इशारा कुछ इसी तरफ है, एक अनपेक्षित परिणाम जिसका असर भारतीय लोकतंत्र पर बहुत गहरा पड़ रहा है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? अगर पैसे का खेल इतना एक तरफा हो जाए, तो क्या हम इसे एक निष्पक्ष चुनाव कह सकते हैं? यहीं पर लेख में एक बड़ी दिलचस्प तुलना की गई है। किससे? राजनीति की इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल से। आईपीएल से? राजनीति और क्रिकेट? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर जब आप इसकी गहराई में जाते हैं तो बात एकदम साफ हो जाती है। समझाइए जरा। देखिए, आईपीएल का पूरा मॉडल इस एक सिद्धांत पर बना है कि हर टीम के पास खिलाड़ी खरीदने के लिए बराबर पैसा हो। हाँ, एक ऑक्शन पर्स लिमिट होती है। जी, ऐसा इसलिए ताकि मुकाबला सिर्फ प्रतिभा, रणनीति और मेहनत का हो, न कि इस बात का कि किस टीम का मालिक ज्यादा अमीर है। सही बात है। अगर एक टीम के पास दूसरी से 12 गुना ज्यादा पैसा हो, तो क्या वो लीग निष्पक्ष रह जाएगी? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। और लेख यही तर्क देता है कि भारतीय राजनीति, जिसे वो इंडियन इलेक्शन लीग कहता है, आज दुनिया की सबसे असंतुलित लीग बन गई है। जहां एक टीम बीजेपी के पास अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस से 12 गुना ज्यादा पैसा है। जी, 2024-25 में कॉरपोरेट चंदे का 75% से ज्यादा हिस्सा अकेले बीजेपी को मिला, जबकि बाकी दर्जनों पार्टियां सिर्फ बचे खुचे 25% में सिमट कर रह गईं। और आज की राजनीति में पैसा सिर्फ पोस्टर और रैलियों के लिए तो होता नहीं है। इसका असर तो कहीं ज्यादा गहरा होता होगा। बहुत गहरा। आज की राजनीति नैरेटिव की लड़ाई है, और नैरेटिव बनाने में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। जैसे व्हाट्सएप पर संदेशों को वायरल करना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को साधना, ग्राउंड पर एक मजबूत संगठन चलाना, ये सब सीधे तौर पर पैसे से जुड़ा है। लेख कहता है कि ये कोई सीक्रेट सॉस नहीं है जो सिर्फ बीजेपी के पास है। ये असल में पैसे का खेल है। तो ये जो बीजेपी की चुनावी मशीन की बात होती है, जिसमें पन्ना प्रमुख और बूथ एजेंट शामिल हैं, क्या वो भी इसी पैसे से चलती हैं? लेख का तर्क यही है कि ये कोई स्वयं सेवकों की सेना नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल पेड मशीनरी है जो मासिक भुगतान पर चलती है। अच्छा। और जब एक औसत बीजेपी उम्मीदवार के पास अपने प्रतिद्वंदी से 10 गुना ज्यादा पैसा होता है, तो जाहिर है वो ज्यादा लोग, ज्यादा पोस्टर, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स तैनात कर पाता है। तो एक तरह से वो प्रचार में अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से दबा देता है। बिल्कुल। लेख कहता है कि कई मामलों में तो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार का पैमाना और चकाचौंध देखकर ही हिम्मत हार जाता है। ये तो लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर है। हाँ। अगर पैसे का खेल इतना एक तरफा हो गया है, तो क्या इसका कोई हल भी है, या हम मान लें कि अब चुनाव ऐसे ही लड़े जाएंगे? देखिए, लेख कुछ संभावित रास्तों पर भी बात करता है, जैसे सरकारी फंडिंग यानी स्टेट फंडिंग का एक आइडिया अक्सर आता है। हाँ, आता है। लेकिन लेख के अनुसार भारत जैसे विशाल और जटिल देश के लिए ये अव्यावहारिक है। तो फिर समस्या का समाधान क्या है? अगर समस्या फंडिंग के स्रोत की नहीं, बल्कि उसके एक ही जगह जमा होने और
वो लेन देन की है, तो इसे कैसे तोड़ा जाए? यहाँ आकर्षक बात यह है कि लेख एक समाधान का सुझाव भी देता है, जिसे वो ब्लाइंड पूल फ्रेमवर्क कहता है। ब्लाइंड पूल, ये क्या है? इसका आइडिया ये है कि कंपनियां अपना चंदा सीधे किसी पार्टी को न दें। वे एक संवैधानिक निकाय जैसे चुनाव आयोग द्वारा प्रबंधित एक राष्ट्रीय ट्रस्ट या पूल में अपना पैसा डालेंगी। अच्छा, और फिर उस पूल से पार्टियों को पैसा कैसे मिलेगा? फिर वो ट्रस्ट सभी मान्यता प्राप्त पार्टियों को एक पारदर्शी और पहले से तय फॉर्मूला के आधार पर फंड वितरित करेगा। फॉर्मूला? कैसा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला इस आधार पर हो सकता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस मॉडल का सबसे जरूरी हिस्सा है ब्लाइंड पहलू। मतलब ये कि कंपनी को ये पता नहीं चलेगा कि उसका पैसा असल में किस पार्टी को गया, और पार्टी को भी ये पता नहीं चलेगा कि उसे किस कंपनी से पैसा मिला। जी, इससे तो क्विड प्रो को यानी लेन देन की संभावना ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और साथ ही सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए एक बराबरी का मौका मिलेगा। कम से कम वित्तीय स्तर पर खेल का मैदान कुछ हद तक बराबर हो जाएगा। सही बात है। सुनने में तो ये ब्लाइंड पूल वाला आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये असल में प्रैक्टिकल है? क्या सत्ता में बैठी कोई भी पार्टी कभी ऐसा कानून पास होने देगी जिससे उसकी अपनी फंडिंग पर इतनी बड़ी लगाम लग जाए? ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। वही तो। ये एक बहुत ही वैध और गंभीर सवाल है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना ऐसा सुधार असंभव है। लेकिन लेख इसे एक सैद्धांतिक समाधान के तौर पे पेश करता है, जो समस्या की जड़ पर वार करता है। यानी फंडिंग का एक तरफा होना और डोनर पार्टी का सीधा कनेक्शन। जी। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो सार यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खात्मे के बाद भारतीय राजनीतिक फंडिंग का संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया है। हाँ। और पारदर्शिता के नाम पर शुरू हुई लड़ाई का अंत अनजाने में विपक्ष की फंडिंग के लगभग खात्मे के रूप में हुआ। बिल्कुल। और लेख एक बहुत गंभीर बात कहता है। वो कहता है कि भारतीय चुनाव स्वतंत्र यानी फ्री तो हो सकते हैं, जहां लोग अपनी मर्जी से जाकर वोट डाल सकते हैं, लेकिन फंडिंग के इस भारी असंतुलन के कारण वो निष्पक्ष यानी फेयर नहीं रह गए हैं। और ये लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। बहुत गंभीर, क्योंकि ये खेल के मैदान को एक टीम के पक्ष में बुरी तरह झुका देता है। और अंत में लेख एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो सवाल ये है कि अगर खेल के नियम ही एक टीम के पक्ष में इतने ज्यादा झुके हों और वित्तीय रूप से इतना बड़ा अंतर हो, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब विपक्षी दल इस अनुचित खेल से बाहर निकलने का फैसला कर लेंगे? क्या वे ऐसे चुनावों में भाग लेना ही बंद कर देंगे जहां उनके जीतने की कोई वास्तविक संभावना ही ना बची हो? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। यह एक गंभीर प्रश्न है और जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों के लिए इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर इस चर्चा पर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।